Welcome to Manzil with Ansari. We're going to explore this timeline together, starting right here at the beginning. तो आज के इस नए गहन अध्ययन में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं बहुत उत्साहित हूँ क्योंकि आज हम व्याकरण के एक ऐसे हिस्से पर चर्चा करने जा रहे हैं जो परीक्षाओं के लिए बिल्कुल संजीवनी है। बिल्कुल संजीवनी ही है और खास तौर पर द लर्नर के श्रोताओं के लिए ये बहुत काम का है। आज का हमारा पूरा फोकस KVS PRT टियर 2 परीक्षा के अंग्रेजी व्याकरण पर है और विशेष रूप से एरर डिटेक्शन या गलतियां पहचानने वाले हिस्से के दूसरे भाग पर। हाँ, हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो 100 गोल्डन रूल्स का एक बेहद शानदार संकलन है। आज का मिशन ये है कि हम नियम संख्या 21 से लेकर 60 तक को गहराई से समझें। ये हिस्सा मुख्य रूप से टेंसेस और एडजेक्टिव्स की उन बारीक गलतियों पर बात करता है जहां अच्छे विद्यार्थी भी उलझ जाते हैं। सही कहा। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले मेरी एक जिज्ञासा है, एक सवाल जो अक्सर लोगों को परेशान करता है। क्या असल में एल्डर और ओल्डर के बीच का सही अंतर किसी को पता है? हम रोजमर्रा की बातचीत में इन्हें बस ऐसे ही एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन क्या व्याकरण इसकी इजाजत देता है? ये एक बहुत ही सटीक सवाल है और ठीक इसी बिंदु पर व्याकरण में सटीकता या प्रिसिजन की असली अहमियत समझ में आती है। मतलब नियम जानना ही काफी नहीं है? बिल्कुल नहीं। हमारी स्रोत सामग्री में इसकी एक बहुत ही बेहतरीन तुलना की गई है। सोचिए कि एक दर्जी अगर गलत माप ले ले तो क्या होगा? पूरा सिलावा कपड़ा ही खराब हो जाएगा। ठीक उसी तरह एक गलत एडजेक्टिव या विशेषण का इस्तेमाल पूरे वाक्य का अर्थ ही बदल कर रख देता है। आज हम जिन 30 नियमों को एक-एक करके समझने वाले हैं, वे परीक्षा में फिल इन द ब्लैंक्स और एरर स्पॉटिंग को बहुत आसान बना देंगे। ये तो बहुत बढ़िया बात है। और चूंकि हमारे स्रोत में स्पष्ट निर्देश है कि हमें इन नियमों को बिल्कुल एक शिक्षक की तरह समझना है, तो आज कोई जल्दबाजी नहीं होगी। हाँ, हम बहुत ही इत्मीनान से, बिल्कुल धीमी गति में और द्विभाषी शैली में एक-एक करके क्रम से इन पर बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है टेंस और टाइम ट्रैप्स, यानी काल और समय के जाल। स्रोत में सबसे पहले रूल 31 दिया गया है, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। हाँ, क्या इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाया जा सकता है? जरूर। अगर मैं इसे एक शिक्षक के नजरिए से समझाऊं तो रूल 31 ये कहता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल केवल उन कार्यों के लिए होता है जो अतीत में शुरू हुए और अभी वर्तमान में भी जारी हैं। एकदम सही। स्रोत में एक बहुत सीधा उदाहरण है, आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 years। ये पूरी तरह सही है क्योंकि रहने का काम 5 साल पहले शुरू हुआ था और आज भी जारी है। लेकिन इसी नियम के अंदर एक बहुत ही कंफ्यूज करने वाली बात आती है, सिंस और फॉर का सही इस्तेमाल। ये तो स्कूल के दिनों से ही एक बड़ी परेशानी रही है। हाँ, अक्सर लोग इसमें गलती करते हैं, लेकिन हमारे रैंक बूस्टर बॉक्स में इसका एक पक्का नियम दिया गया है। सिंस का इस्तेमाल हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम यानी किसी निश्चित समय के लिए होता है। मतलब कोई ऐसा समय जो फिक्स हो। हाँ, इसे ऐसे याद रखा जा सकता है कि जो भी समय कैलेंडर या क्लॉक में देखा जा सके उसके साथ सिंस लगेगा, जैसे सिंस मंडे, सिंस 1990 या सिंस 5 o'clock। अच्छा, और फॉर के लिए? इसके विपरीत फॉर का इस्तेमाल पीरियड ऑफ टाइम या समय की अवधि बताने के लिए होता है, जब घंटों, दिनों या सालों की गिनती हो रही हो, जैसे फॉर 5 years या फॉर 2 months। ये बहुत ही तार्किक है। कैलेंडर और घड़ी वाला तरीका सच में मददगार साबित होगा। अब अगर हम क्रम में आगे बढ़ें तो रूल 34 आता है। हाँ, ये पास्ट एडवर्ब्स रिस्ट्रिक्शन की बात करता है। इसमें लिखा है कि अतीत के समय को बताने वाले शब्दों जैसे येस्टरडे के साथ प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल पूरी तरह मना है। बिल्कुल मना है। स्रोत कहता है कि हमेशा पास्ट इंडेफिनिट यानी क्रिया के दूसरे रूप का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे आई बॉट अ कार येस्टरडे सही है, जबकि आई हैव बॉट गलत है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण हमारी मातृभाषा के प्रभाव में छिपा है। हम अक्सर हिंदी में कहते हैं मैंने कल गाड़ी खरीदी है। हाँ, और सीधा अनुवाद करें तो वो आई हैव बॉट अ कार येस्टरडे बन जाता है। ठीक यही गलती होती है। अंग्रेजी व्याकरण का तर्क अलग है। येस्टरडे बता रहा है कि वो काम और समय पूरी तरह अतीत में खत्म हो चुका है, उसका वर्तमान से कोई सीधा लेना देना नहीं है। और प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब ही है कि काम का प्रभाव वर्तमान में है। सही पकड़ा।
इसीलिए बीते में समय के निश्चित शब्दों के साथ हमेशा पास्ट इंडेफिनिट ही व्याकरण के हिसाब से सही माना जाता है। समझ गई। सीधा अनुवाद करने से बचना होगा। अब व्याकरण के दूसरे हिस्से वर्ब एंड क्लॉज कंडीशंस पर आते हैं। रूल 32 कहता है कि टू को छोड़कर किसी भी प्रपोजिशन के बाद आने वाली क्रिया हमेशा जेरंड होनी चाहिए। यानी वर्ब प्लस आईएनजी का रूप। श्रोत में उदाहरण है, ही इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग। यहां ऑफ एक प्रेपोजिशन है, इसलिए स्विम की जगह स्विमिंग आया है। तो मतलब इन, एट, ऑन, फॉर जैसे सभी प्रपोजिशंस के बाद जब भी कोई क्रिया आएगी तो वो आईएनजी रूप में होगी, बस टू को छोड़कर। ये एक बहुत ही ठोस नियम है जो परीक्षा में तुरंत नंबर दिला सकता है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। रूल 33 एक ऐसी गलती पर ध्यान खींचता है जो परीक्षाओं में जानबूझकर पूछी जाती है। कंडीशनल्स या शर्त बताने वाले वाक्य। हाँ, समय या शर्त बताने वाले उपवाक्यों में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग नहीं होता। जैसे अगर कोई कहे आई शैल वेट टिल यू विल फिनिश, तो ये गलत है। बिल्कुल गलत है। सही होगा आई शैल वेट टिल यू फिनिश। कारण यह है कि एक ही वाक्य में दो बार भविष्य की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। जो शर्त है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखा जाता है। यहाँ एक बहुत अच्छी एग्जाम टिप या ट्रिक बॉक्स दिया गया है। हाँ, इफ, अनलेस, अनटिल, टिल के ठीक बाद कभी विल या शैल नहीं लगाना चाहिए। ये तो बहुत काम की बात है। चलिए अब मॉडल मास्टर क्लास की ओर चलते हैं। रूल 35 बहुत सीधा है। दो मॉडल ऑक्सिलरीज एक साथ बिना कंजंक्शन के नहीं आ सकते। सही है। किसी भी वाक्य में ही, शुड, मस्ट, गो कहना व्याकरण के सख्त खिलाफ है। और इसी विषय में रूल 36 नीड और डेयर के रहस्य को खोलता है। आमतौर पर ये मुख्य क्रिया होती हैं, लेकिन जब इनके बाद नॉट आ जाए तो ये मॉडल बन जाते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जहां अक्सर नंबर कटते हैं। जब नीड या डेयर मुख्य क्रिया होते हैं तो टू लगता है, जैसे ही नीड्स टू गो। लेकिन जब नॉट लगता है तब ये मॉडल बन जाते हैं और मॉडल के बाद कभी टू नहीं लगता। वे हमेशा बेयर इन्फिनिटिव लेते हैं। इसलिए सही वाक्य होगा ही नीड नॉट गो देयर। हमारे रैंक बूस्टर बॉक्स में स्पष्ट लिखा है कि नीड नॉट प्लस 2 प्लस V1 गलत है। हाँ, नीड नॉट प्लस V1 ही सही है। ये छोटी सी टू की गलती पूरे एक अंक का नुकसान करा सकती है। बिल्कुल। अब हम विषय को थोड़ा बदलते हैं। नाउन्स एंड नंबर्स के नियम, रूल 37 और 38। रूल 37 मात्रा या क्वांटिटी के बारे में है। मच, लिटिल, सम का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए होता है जिन्हें गिना नहीं जा सकता, जैसे पानी या ज्ञान। और रूल 38 संख्या या नंबर के लिए है। मेनी, फ्यू का प्रयोग काउंटेबल नाउन्स के लिए होता है जिन्हें गिना जा सके, जैसे आई हैव मेनी फ्रेंड्स। ये बुनियादी है, लेकिन रूल 39 एक बहुत खास क्रम की बात करता है, नंबर ऑर्डर। हाँ, मान लीजिए किसी वाक्य में निश्चित संख्या भी बतानी है और क्रम भी, तो पहले क्या आएगा? स्रोत में एक ओसी रूल नाम की ट्रिक है। ये ट्रिक बॉक्स बहुत काम का है। ओ मतलब ऑर्डिनल, जैसे फर्स्ट, सेकंड। सी मतलब कार्डिनल, जैसे 1, 2। नियम साफ है कि ऑर्डिनल हमेशा कार्डिनल से पहले आएगा। इसलिए द फर्स्ट 2 चैप्टर्स सही है, द 2 फर्स्ट चैप्टर्स गलत है। तर्क भी यही कहता है कि कोई भी दो चीजें एक साथ पहले नंबर पे कैसे हो सकती हैं। सही बात है। अब उस सवाल का जवाब जानने का समय आ गया है जो मैंने शुरुआत में पूछा था। कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव्स पार्ट 1। रूल 53 में एल्डर और ओल्डर का फर्क। रूल 53 साफ कहता है कि एल्डर और एल्डेस्ट केवल परिवार के सदस्यों के लिए इस्तेमाल होते हैं, जबकि ओल्डर और ओल्डेस्ट व्यक्तियों और वस्तुओं दोनों के लिए। तो परिवार के बाहर एल्डर फ्रेंड कहना गलत है, वो ओल्डर फ्रेंड होगा। बिल्कुल। और रैंक बूस्टर की बात करें तो एल्डर के बाद कभी थैन नहीं आता। ही इज एल्डर टू मी सही है। यह सच में आंखें खोलने वाला है। इसी में रूल 40 और 41 भी हैं। हाँ, लेटर और लेटेस्ट हमेशा समय या टाइम के लिए आते हैं, जबकि लैटर और लास्ट स्थिति या पोजीशन के लिए। लैटर मतलब दो में से बाद वाला। और फादर और फर्दर का अंतर। रूल 41। फादर में फार शब्द है तो वो भौतिक दूरी या डिस्टेंस के लिए है। फर्दर का मतलब है अतिरिक्त या एडिशनल।
I have nothing further to say. बहुत ही स्पष्ट। अब डिस्ट्रीब्यूटिव्स एंड क्वांटिफायर्स पर आते हैं। रूल 42 ईच और एवरी का फर्क समझाता है। ईच का प्रयोग 2 या 2 से अधिक के लिए होता है, लेकिन एवरी का इस्तेमाल हमेशा 2 से अधिक के लिए ही होता है। और रूल 43 में सम और एनी की बात है। सम सकारात्मक वाक्यों में और एनी नकारात्मक या प्रश्नवाचक वाक्यों में। इसी के साथ ट्रिक बॉक्स में एक बड़ी उलझन सुलझाई गई है। अ लिटिल मतलब थोड़ा, जो सकारात्मक है, और सिर्फ लिटिल मतलब लगभग कुछ नहीं, जो नकारात्मक है। सिर्फ एक ए से पूरा अर्थ बदल जाता है। Here's where it gets really interesting. The science of comparison, रूल 44 और 45। रूल 44 कहता है कि दो के बीच तुलना में हमेशा कंपैरेटिव डिग्री लगाएं। लेकिन रूल 45 में सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। जब एक ही व्यक्ति के 2 गुणों की तुलना हो, जैसे कोई बुद्धिमान होने से ज्यादा बहादुर है। हाँ, अक्सर लोग ब्रेवर बोल देते हैं, लेकिन नियम कहता है कि जब एक ही व्यक्ति के 2 गुण हों तो मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करना चाहिए। ही इज मोर ब्रेव देन वाइज। ये नया था मेरे लिए। रूल 48 लॉजिकल कंपैरिजन की भी बात करता है। तुलना हमेशा समान चीजों में होनी चाहिए। ये एरर डिटेक्शन का फेवरेट है। द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई इज ग्रेटर देन दिल्ली। ये वाक्य तार्किक रूप से गलत है, क्योंकि यहाँ जनसंख्या की तुलना सीधे शहर से हो रही है। बिल्कुल, जनसंख्या की तुलना जनसंख्या से ही होनी चाहिए। सही होगा द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई इज ग्रेटर देन दैट ऑफ दिल्ली। और रैंक बूस्टर कहता है कि बहुवचन या प्लूरल के लिए दैट ऑफ की जगह दोज ऑफ लगेगा। सही। अब व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज एक्सक्लूजन इन सुपरलेटिव्स वाले रूल्स 46 और 47। जब कंपैरेटिव में किसी चीज को श्रेणी से अलग करना हो तो एनी अदर लगाना जरूरी है। गोल्ड इज मोर प्रेशियस देन एनी अदर मेटल। और सुपरलेटिव में पूरी श्रेणी में शामिल करने के लिए ऑफ ऑल लगता है। गोल्ड इज द मोस्ट प्रेशियस ऑफ ऑल मेटल्स। रूल 49 तो बहुत सीधा है। कभी भी डबल कंपैरेटिव्स या सुपरलेटिव्स का इस्तेमाल ना करें। मोर क्लेवरर गलत है। ये व्याकरण का बड़ा अपराध है। अब द एक्सेप्शंस पर आते हैं। रूल 52 रूल की बात करता है। हाँ, सीनियर जूनियर सुपीरियर के बाद हमेशा टू आता है, थैन नहीं। और रूल 51 एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स के बारे में है। यूनिक, आइडियल, परफेक्ट की कोई तुलना नहीं हो सकती। कोई चीज मोस्ट यूनिक नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं। अद्वितीय मतलब अद्वितीय। और रूल 52 कहता है कि एक ही संज्ञा के सभी एडजेक्टिव्स समान डिग्री में होने चाहिए। अब हम अंतिम प्रमुख हिस्से पर हैं, एडवर्ब्स वर्सेस एडजेक्टिव्स और द टू ट्रांसफॉर्मेशंस। रूल 54 से 58। रूल 55 टू का असली अर्थ समझाता है। इसका अर्थ है जरूरत से ज्यादा, और यह अप्रिय गुणों के साथ आता है। तो अगर कोई कहे आई एम टू हैप्पी, तो व्याकरण के हिसाब से ये गलत है। पूरी तरह गलत। सुखद बातों के लिए वेरी हैप्पी सही है। रूल 56 टू को सो दैट प्लस कैनॉट में बदलने का नियम है, और यहाँ एक एग्जाम टिप भी है। हाँ, पास्ट टेंस में कैनॉट की जगह कुड नॉट का प्रयोग करें। परीक्षक अक्सर यहीं फंसाते हैं। रूल 57 कहता है कि मच टू के बाद एडजेक्टिव आता है, और रूल 58 के अनुसार टू मच के बाद नाउन आता है। अब हमारे अंतिम 2 नियम, रूल 59 और 60। रूल 59 में फैली और रादर का अंतर है। फैली सुखद के लिए, रादर दुखद के लिए। और रूल 60 बहुत अहम है। एडवर्ब के रूप में इनफ हमेशा एडजेक्टिव के बाद आता है। ही इज रिच इनफ सही है। डीप डाइव बॉक्स में फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स के स्थान की भी बात है। ऑलवेज, नेवर जैसे शब्द मेन वर्ब से पहले आते हैं, लेकिन टू बी वर्ब्स जैसे इज, एम, आर के बाद आते हैं। ये तो सीधे परीक्षा के प्रश्न पत्र से निकली जानकारी है। और इसी के साथ हम द ग्रैंड फिनाले एग्जाम चेकलिस्ट पर आ गए हैं। इस पूरे अध्ययन का निचोड़। मैं इस अल्टीमेट चेकलिस्ट को पढ़ती हूँ। मैनी अ बॉय सिंगुलर लेता है, एल्डर के साथ टू लगता है, और फार्दर दूरी के लिए है। की टेकअवे यही है कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन और एडवर्ब प्लेसमेंट परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्रोत में ये भी बताया गया है कि मंजिल अभी दूर है। रूल 61 से 100 का इंतजार करें, और आगे की पढ़ाई के लिए मंजिल विद अंसारी चैनल को सब्सक्राइब करने का संदर्भ दिया गया है। तो अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर से जोड़ें, इफ वी टैग दिस टू द बिगर पिक्चर, तो नियम केवल परीक्षा के लिए नहीं है, ये संचार में स्पष्टता लाने के लिए हैं। बिल्कुल, इस तरह क्रमिक रूप से समझने से व्याकरण का डर खत्म हो जाता है, बिना किसी ओवरलोड के एक ठोस नींव बनती है। लेकिन जाते जाते एक सोचने वाली बात भी है। हम रोजमर्रा की बोलचाल की अंग्रेजी में इन सख्त नियमों को कितनी बार तोड़ते हैं? बहुत बार।
अगर आज की क्लास हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।